नमस्कार मित्रों, मैं त्रिलोकीनाथ। विजय आश्रम को हम एक विश्वसनीय पत्रकारिता के मंच के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है इसमें त्रुटियां भी होंगी, जिन्हें स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। पिछले गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश के आदिवासी शहडोल क्षेत्र की प्राकृतिक संसाधन कोयला, जो करीब एक सदी से निकाला जा रहा है, आजादी के 75 वर्ष पूर्व होने के बाद गणतंत्र दिवस में ही कड़क सच्चाई के रूप में एक अजीब घटना आई, जो दिल को दहला देने वाली थी। आज हम उस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर वास्तव में इस गणतंत्र दिवस में यह पीड़ादायक परिस्थिति क्यों हुई। इस पर जो धनपुरी की बंद खदान में लाशें पहले 4 निकली, फिर 3 निकली, क्या ये समस्या है इस क्षेत्र की, या लाशें निकल गई, समाधान हो गया? इस पर भी हम चर्चा करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसी प्रकार का सपना हमारे आजादी के वीरों ने देखा था जो बलिदान हो गए, या हमने ऐसी कल्पना की थी कि किसी गणतंत्र दिवस में इस आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार से खदानें जो कोयला और ऊर्जा निकालना चाहिए, वे लाशें निकालने लगी थी। तो आज का विषय होगा धनपुरी बंद खदान से निकली लाशें, समस्या या समाधान। लेकिन इसके पहले समझ लें कि वास्तव में क्या हुआ था। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के धनपुरी एससीसीएल की बंद भूमिगत खदान से 7 व्यक्तियों के जहरीली गैस में मर जाने की खबर ने आदिवासी अंचल में दहशत पैदा कर दी थी। पुलिस विभाग की माने तो वे सब कबाड़ चोरी के उद्देश्य से बंद खदान में गए थे और जहरीली गैसें के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पहले मरने वालों में 4 आदिवासी समाज के युवा थे, जिसमें कपिल 24 वर्ष का, राहुल 25 साल का, राज महतो 20 साल का और हजारी 30 वर्ष का, ये खत्म हो गए थे। इसमें से एक युवा सिद्धार्थ तांबे वह जीवित बच गया था, जो बाहर निकल आया था। इसके 2 दिन बाद ही 28 जनवरी को एससीसीएल प्रबंधन की शिकायत पर धनपुरी बंद खदान से 3 अन्य मृत युवाओं की लाशें मिली, जिसमें रोहित कोल, मनोज बर्मन, राजेश मिश्रा को खदान से निकाला गया। इसमें भी एक सेवक कुछ बंदिया बच गया था, उसी ने जानकारी दी। पुलिस ने 457, 380, 511 का प्रकरण थाने में मृत युवा व शेष बचे युवाओं पर लगाया। पुलिस अधीक्षक प्रतीक कुमार की माने तो मृत युवा परिवार को राहत राशि देने की बात हुई है। पुलिस के अनुसार इन संबंध में पप्पू, गुड्डू, राजा कबाड़ी के खिलाफ 304, 411, 413, 109 के तहत कार्रवाई भी की गई है और लापरवाही के लिए बुढ़ार एससीसीएल ग्रुप प्रबंधन पर भी अपराध क्रमांक 41/23, 304 ए आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। इस प्रकार चिन्हित पाए गए दोषियों का पर प्रकरण दर्ज हुआ, किंतु प्रश्न इस तात्कालिक घटना के प्रकाश में आई परिस्थितियां क्या 1 या 2 दिन की बात है? नहीं, सच्चाई यह है कि ये रोज बरोज होने वाली कार्यप्रणाली का हिस्सा है, क्योंकि एससीसीएल के कालली में चल रही एवं बंद हो चुकी खदानों में कबाड़ चोरी, कोयला चोरी, एससीसीएल प्रबंधन, क्षेत्रीय पुलिस, कबाड़ कोयला माफिया की मिलीभगत से क्षेत्रीय युवाओं को खतरनाक अवैध कारोबार में धकेला जा रहा है। कितने ज्ञात, कितने अज्ञात गुमशुदा अभी भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं, कहाँ हैं, या इन्हीं बंद खदानों की मौत की नींद सो गए हैं, अभी कहना जल्दबाजी होगी। वैसे इस मामले में बताना उचित होगा कि पिछले ही वर्ष एक ऑडियो जबरदस्त वायरल हुआ था, जिसमें शहडोल के अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक मिस्टर जनार्दन को जबलपुर का कोई कबाड़ी ऐसे डांट रहा था जैसे कोई चपरासी को डांट रहा हो, क्योंकि उनके पुलिस ने कहीं पर उनकी कबाड़ की गाड़ी पकड़ ली थी। हालांकि बाद में उस पर कार्रवाई हुई। तो आदिवासी अंचल क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के निकालने के लिए अंधाधुंध विकास की खदानें बनती हैं और भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। अंडरग्राउंड माइंस का खतरा इतना बड़ा और कथित तौर पर पूरा धनपुरी नगर अगर किसी दिन धंसकर खदान में समा जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, ऐसा क्षेत्रीय निवासी जन मानते हैं। और आज
इस पर बहस के लिए अंडरग्राउंड क्षेत्र का विकास या विनाश क्या है, यह समझना चाहेंगे। इसमें चर्चा के लिए विधिक जानकार पूर्व शासकीय अधिवक्ता संदीप तिवारी, भाजपा के नेता व पूर्व प्रवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव, जो धनपुरी क्षेत्र के निवासी भी हैं और नजदीक से जानते हैं और संघर्षशाली नेता भी हैं, तथा पर्यावरणविद और पूर्व शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर परमानंद तिवारी को हम इस चर्चा में शामिल कर इस समस्या को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई इस पर निदान है अथवा नहीं है। तो नमस्कार तिवारी जी, शैलेंद्र जी और डॉक्टर साहब, आप सबको इस डिबेट में लाने का उद्देश्य ये कि क्षेत्रीय पर्यावरण परिस्थिति में क्या हम विकास यात्रा के दौर में सही विकास में हैं। तो सबसे पहले मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से चर्चा करना चाहूंगा कि जो सत्ता के नजदीक रहे हैं और संघर्षशाली चेहरा भी हैं। शैलेंद्र जी हमें बताएं कि खदानों से आपके यहाँ और कितनी लाशें मिल सकती हैं, क्या अनुमान है, या जो पकड़ाए गए हैं वही चोर हैं अथवा इसमें और भी संभावना है, समस्या क्यों बन रही है वहां पर। शैलेंद्र जी, आपका म्यूट है क्या वहां पर, उसको थोड़ा ओपन कर लीजिए। जी आ रही आवाज मेरी? हाँ आ रही शैलेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। निश्चित रूप से अगर सही ढंग से जांच हो तो और लाशें नहीं मिलेंगी, या पहले जैसा कि आप बोल रहे थे कि पूर्व में बहुत सारे लोग अभी भी गुमशुदा हैं, कुछ लोग इसकी भेंट चढ़ गए हों, खदानों में ही दफन रह गए हों, उनकी लाशें शायद वो सौभाग्य उन्हें नहीं मिल पाया कि उनकी बॉडी भी ऊपर आ पाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरा तो साफ ये कहना है, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में किसी भी हिस्से को अपन ले ले, वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो एट लास्ट जड़ से जुड़ा रहता है, उसको पूरा पोषक जो है वो जड़ से मिलता है। ठीक वैसे ही कोयलांचल क्षेत्र में चाहे अवैध कबाड़ का मामला हो, चाहे अवैध कोयले की निकासी का मामला हो, या दूसरे किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों की बात हम करें, तो इस सबके पीछे जड़ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे जिम्मेदार नेता हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मेरे को इस बात को कहने में जरा भी कुरेज नहीं है कि सबने कोयलांचल को, बल्कि संपूर्ण कोयलांचल समेत इस पूरे जिले को सिर्फ अब तक एक चारागाह के नजरिए से देखा है। यहाँ पर केवल जो व्यापारी हैं, जो माफिया जिनको आप कह सकते हैं, या जो अवैध काम करने वाले लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। प्रशासन ने आंख बंद की हुई है, और जब कभी कोई ऐसी घटना घटित होती है, थोड़े समय के लिए प्रशासन सक्रिय हो जाता है, धरपकड़ चालू हो जाती है, छोटी मछलियों को शिकार बना के अंदर डाल दिया जाता है, मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। पर जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, आप देखिए पूर्व में भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई थी इसको लेकर। ये आपका ब्याज की पैसा हेलो, हाँ पर्यावरण की मीटिंग में थे सर। इसको लेकर पूर्व पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी जी ने जो काम किया, उनने जो काम किया था वो बिल्कुल जड़ तक वो गए थे, और उसका परिणाम पिछले कार्यकाल में देखने मिला था। ब्याज का जो काम है, अवैध सूदखोरी शब्द में भूल रहा था, उस पे पूरे जिले में एक समय के लिए अंकुश लग गया था, पर अभी फिर से सूदखोरी का काम चालू है। और इसके लिए तंत्र की विफलता जिम्मेदार है। आप चौराहे में खड़े हो जाइए, कोई आम जन बता देगा कि सट्टा कौन खिला रहा है। आप किसी चौराहे में खड़े हो जाइए, वहां का कोई आम आदमी बता देगा कि कबाड़ का काम कौन कर रहा है, किसका काम ज्यादा बड़ा चल रहा है, किसका काम छोटा चल रहा है। शैलेंद्र ये बताओ, आपकी क्या पुलिस थाना को मालूम नहीं रहता कि सट्टा कौन खिला रहा है, कबाड़ कौन चला रहा है, और वहां पे शराब माफिया कौन है जो नशा दे करके इन लोगों को काली के अंदर धकेल देता है? जब आम आदमी को मालूम है तो आप तो सत्ता के नजदीक रहे हैं और प्रवक्ता भी रहे भाजपा के पहले। मैं यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मालूम रहता है। जब एक गली कूचे में पान की दुकान में खड़ा लड़का आपको बता देगा कि सट्टा की पर्ची कहां कटती है, वो आपको बता देगा कबाड़ का टिया कहां पर है, वो आपको बता देगा कोयले का टिया कहां पर है, कहां पर अवैध कोयला इकट्ठा हो रहा है, कहां पर बोरियों में ले जाके लोग कोयला बेच रहे हैं और उसके बाद वो बड़ी गाड़ियों में लोड होकर बाहर जा रहा है। इवन
ये तक चर्चा रहती है कौन सी गाड़ियां इस समय कोयले की निकल रही हैं, नहीं निकल रही हैं, कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, कितनी चोरी हो रही हैं, सब मालूम रहता है। पुलिस का तो अपना एक नेटवर्क है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब तक जिम्मेदार तरीके से काम नहीं होगा, केवल खाना पूर्ति के लिए काम होगा। अभी आप देखिए बुढ़ार के समीप रुंगटा मोड़ में एक एक्सीडेंट हुआ। आपको क्या लगता है सलीम भाई कि पुलिस को क्या करना चाहिए कि ऐसी लाशें न निकलने पाए? आपके नजर में क्या है इसका? देखिए, जिस दिन तंत्र निष्पक्ष रूप से काम करने लग जाएगा, आप खुद इस बात को जानते हैं, हर व्यक्ति दिल में रह के हाथ रख के बोल सकता है कि जब तंत्र ठीक ढंग से काम करने लग जाएगा, उसमें भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगी, अवैध काम बंद हो जाएंगे अपने आप, और पुलिस वैसे भी बेहतर कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस काम नहीं करती है, पुलिस काम करती है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए, घटनाओं को रोकने के लिए निष्पक्ष कार्रवाई की जरूरत है। मुंह देखी कार्रवाई नहीं होती है। जब तक भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगेगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल बड़ी समस्या है। आप ये समझते हैं कि आप तो 2 कार्यकाल जिला पर्यावरण वाहिनी के संयोजक भी रहे, और पर्यावरण से कितनी क्षति हो रही है इन अवैध कोयला खदानों में, खासतौर से बंद खदानों से लेकर के, और लोगों की अब तो जाने जा रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितना सही है कि एससीसीएल का एक विहित अनुबंध में कोयला निकालती है, शासन के साथ एक अनुबंध होता है, और जब खदानें बंद होती हैं तो उन लोगों को मारने के लिए वह रोजगार बना देती है। क्या अनुबंधकर्ता खनिज अधिकारी इसे सही ढंग से पैक करा करके इन मौत के कुओं को हमेशा के लिए बंद करा नहीं सकता? और क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या खनिज अधिकारी की कि वह जाके देखे कि जो खदानें बंद हो गई हैं वो जो है तो पूरी तरह से उस क्षेत्र के निवासियों के लिए सुरक्षा और लोगों के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहतर बनी रहें? आप इसमें क्या सोचते हैं? सर, आप तक आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल तिवारी जी, आप बोले। हमारी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आप सर, इस संवाद में आपने हमको शामिल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच जो और अन्य वक्ता विद्वान है, शैलेंद्र जी हैं और अन्य लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में सच तो ये है कि हमारे यहाँ पर्यावरण मानकों का निरंतर कालरी प्रबंधन द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। आज नहीं, आज से जब हम 15-20 साल पहले पर्यावरण वाहिनी के संयोजक थे, तब आप लोग जाया करते थे दौरे में, तो हम लोगों की बात सुनने के लिए महाप्रबंधक और सब एरिया मैनेजर सब लोग उपस्थित होते थे, और जैसा हम लोग कहते थे वैसा कुछ होता भी था। लेकिन इस समय ऐसी स्थिति है कि कोई सुनने वाला नहीं है। पर्यावरण के मानकों का न तो एनजीटी का कोई मानक तय है, उस पर कोई सुनने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले ये बात है कि हमारी व्यवस्था के लोग जो है, हम लोग या कोई समाज सेवी या कोई पर्यावरणविद या कोई मीडिया का आदमी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज सुनी नहीं जाती है। और जब किसी भी न्याय की बात सुनने के लिए हमारी आवाज नक्कारा खाने में तूती जैसी हो जाती है, तो ऐसी दशा में मानवीय मूल्यों का, हितों का, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए कबीर ने जब आज से 500 साल पहले कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यह वही ग्लोबलाइजेशन का बाजार है जो कालरी के उत्खनन के स्वरूप में प्रोडक्शन तो लेता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट पर ध्यान नहीं देता। जहां ओपन माइंस है वहां किस प्रकार उसकी पूर्ति की जा सकती है, जहां गोफ है उसको किस आधार पर पूरा किया गया है, वहां प्लांटेशन जो पेड़ काटे गए उनके एवज में कहाँ लगाए गए, वहां जैव विविधता को जो खतरा पैदा किया गया उसकी प्रतिपूर्ति कहाँ की गई। जो हमारी मूल्यांकन करता एजेंसी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वहां तक नहीं जाते। डॉक्टर साहब, इसमें कौन लोग मूल्यांकन करता हों? क्या जिन लोगों ने अनुबंध किया काली के साथ, यानी जिला प्रशासन ने या माइनिंग विभाग ने, उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि वो जाकर देखे कि खदानें माइनिंग विभाग उस एजेंसी का एक हिस्सा माइनिंग विभाग है, जिला प्रशासन का दूसरा हिस्सा जो हमारा पीसीबी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसका भी दायित्व है कि वह तय करे कि ध्वनि पर, वायु पर, मानवीय जीवन पर और जीव जगत पर माने क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, उसका भी अध्ययन करे और उस पर टिप्पणी करे। तो यह सब लोग जो है
जैसा अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि हम कोई यह कहने में गुरेज नहीं है कि भ्रष्टाचार को सारे मूल्य माने चढ़ा दिए गए हैं और उसी के सामने माने व्यवस्था नतमस्तक हो गई है। तो जब तक हमारे मानवीय मूल्य नहीं जागेंगे, हमारी एजेंसियां नहीं जागेंगी, हमारी एजेंसियां किसी के निशाने माने इशारे पर काम करेंगी, तो हम क्या करेंगे? न्याय का गुहार नहीं, लगाने वाला आदमी इसके लिए डॉक्टर साहब, इसके लिए आपके समझ में कौन जिम्मेदार है? क्या लीडरशिप जिम्मेदार है उसके लिए या हमारे प्रशासन की हमारी जिम्मेदारी नजर है? में सबसे अधिक जिम्मेदार हमारी सरकार की वह एजेंसियां हैं जो इसका क्रियान्वयन करवाती हैं और मूल्यांकन करती हैं। जैसे हमारे प्रदेश का जो खनिज अधिकारी है, माने वो खनिज मंत्री है, उसका खनिज डिपार्टमेंट है, उसका अमला है, जो हमारा पर्यावरण विभाग है उसका अमला है, ये सब है। लेकिन इन पर सब पर भारी हो जाती है माने वो व्यवस्था जिसने सबको पंग बना दिया है। अभी आप देख रहे हैं किस्म किस्म के स्कैम्स हो रहे हैं, किस्म किस्म की वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी ताकतवर आदमी का पीछे से साया है, प्रभाव है। तो अब इस समय जो है माने जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति क्रिएट हो रही है। हमारा माने जनतंत्र से विश्वास उठने सा लगा है। और जब हम भूख की बात करते हैं तो लोग जो है माने कोई नारा उछाल देते हैं, जब हम विकास की परिवर्तन की बात करते हैं तो फिर नया नारा उछल जाता है। तो नहीं, तो ऐसे आपके इतने खतरनाक डॉक्टर साहब, भावनात्मक आपके दोहन कहने कर का रहे हैं। मतलब ये है कि जो लाशें निकली हैं या निकाल हाँ ली जी गई जी। हैं, वह हाँ हाँ। एक समाधान नहीं है, वो एक समस्या भी है। वह समाधान नहीं, वह निरंतर बढ़ती माने समस्या का स्वरूप है। इसलिए कि जब रोजी अच्छा, रोटी है नहीं, समस्या है, पेट की समस्या है, बभुक्षिता किम न करो पापम, तो वह चाहे कबाड़ चोरी के लिए जाते हो, चाहे चोरी करने कोयला बिनने ले जाने के लिए जाते हो, या किसी अपराध के लिए जाते हो, जब हर हाथ खाली है तो समझ लो भीड़ मवाली है। सीधी सीधी बात है। तो सरकार ने जो विकास के सपने दिखाए, रोजगार का नारा दिया, वो सब अगर सच में नहीं होता तो ये माने लाश क्या उगल क्या नहीं, लाश दर दर भटक रही है। लोग बेरोजगार होकर रोटी की तलाश में, रोजी की तलाश में जिंदा लाशें घूम रही हैं। आप तो मुर्दा लाशें निकाल निकाल करके माने पुलिस अपने कर्तव्यों की तीसरी कर रही है। उसमें पता नहीं कितनी लाशें दफन हो गई जो ठीक बात है अपने अस्तित्व को बता नहीं सकी वो कहाँ है। तो इसके लिए तो जो पूरी तरह से क्षेत्रीय तंत्र, विकास नकारा है, तंत्र जिम्मेदार है। अभी तक जो जी 70-75 साल का क्षेत्रीय विकास है डॉक्टर साहब, उस हाँ विकास हाँ। यात्रा का ये परिणाम माने अपन की लाशें जो है तो उसका परिणाम है। ये परिणाम नहीं, अभिशाप है। ये हमारे प्रजातंत्र के इस अमृत महोत्सव के लिए कलंक है। जब हम रोटी नहीं दे पाए, आवाज नहीं दे पाए, जब तक मानव मानव का अधिकार नहीं सम होगा, सीमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। और इस तंत्र में तो ये हाल है भैया कि कोई तड़प रहा उजियारे को, कोई सूरज बांधे सोता है, ऐसा भी होता है। सब केवल उसी विषमता का अंतर है कि जब हमारे देश में चंद पूंजीपतियों के पास पूरा संसाधन चला जाता है और हम रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों की डिग्रियां और आवेदन कराते रहते हैं और कुछ नहीं होता। अब वो जो बेचारे गरीब है, मजदूर है, यतीम है, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो कहीं भी माने प्राण अपनी हथेली में लेकर रोटी की तलाश करते हैं। जी डॉक्टर साहब की बात तो हम संदीप भाई सुन रहे थे। संदीप तिवारी जी, हम आपको इसलिए भी जानबूझकर थोड़ा सा लेट रखे क्योंकि आप एक जी शासकीय अधिवक्ता रहे हैं और एक विधिक जी विशेषज्ञ हैं। हम आपसे इसका विधिक पक्ष जानना चाहेंगे कि यदि खदानें चालू हो रही हैं एससीसीएल की या किसी भी माइंस की, कोई खदानें चालू हो रही हैं, तो उसका एक विधिवत अनुबंध होता है। उस अनुबंध में दो पक्ष होते हैं, एक जिला प्रशासन होता है, दूसरा जो है तो काली प्रबंधन होता है काली के मामले में। तो यदि वहां खदानें बंद हो गई, क्लोजिंग हो गई है, तो उसको वापस दे देना चाहिए जिला प्रशासन को, या फिर उसको एक सुरक्षा तरीके से रखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी दुर्घटना, यानी जीव जंतु की भी दुर्घटना ही नहीं होनी चाहिए, मनुष्य तो बहुत हाँ बड़ी बात है। तो ये ठीक बात। दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लाशें भी निकल रही हैं। और इसमें जब पुलिस की बात आती है तो पुलिस जो है तो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई भूखा पेट क्या नहीं कर सकता, कई लोग उसमें अपना रोजगार बना लेते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि साथ साथ युवा उसमें अंदर चले जाते हैं और जहरीली गैस में दब के मर जाते हैं। मैं वकील साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यदि खदानें संचालित होती हैं और उसमें दो पक्षकार होते हैं, एक पक्षकार एससीसीएल का ग्रुप प्रबंधन होता है, तो पुलिस उसके ऊपर तो मुकदमा बना देती है कि आप दोषी हो,
किंतु जो खनिज अधिकारी है या जिला प्रशासन है उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता है। तो क्या ये कितना उचित है कि क्या इनके इनके लिए दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करने में कहीं पुलिस फेलियर रही है, ऐसा माने संदीप भाई? सबसे पहले मैं इस संवेदनशील मामले के आपके द्वारा जो डिबेट बुलाई गई है इसकी मैं सराहना करते हुए आपको जो है तो कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और साथ में मैं उस परिवार को भी संवेदना अपनी प्रदर्शित करता हूं जिनके नौजवान लड़कों की मृत्यु हो गई। और वो पूरी व्यवस्था जो है हमारी व्यवस्था है, जैसे कि अभी सर ने कहा कि भाई उनके हाथ पे रोजगार नहीं था, और जब व्यक्ति को रोजगार नहीं होगा तो अपना पेट चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए किसी न किसी तरह के कार्य तो करेगा ही। और वो कोई मरने नहीं जाता, वो भी जानते थे कि वहां पे जहां हम जा रहे हैं वो रिस्की जगह है, इसके बावजूद भी वो और वहां पे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी घटना क्यों हुई और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और इसमें कौन जिम्मेदार है, क्या कार्रवाई प्रशासन कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, ये देखने की बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, इस मामले का पूरा जिम्मेदार कौन है। इसमें दोनों, चाहे वो कालरी प्रबंधन हो और चाहे वो शासन प्रशासन हो, ये दोनों लोग बराबर के जिम्मेदार है। अगर सबसे पहली चीज सर ने कहा कि पर्यावरण का सही वो नहीं हो रहा, हमारा जो ये क्षेत्र है, ये जो हमारा संभाग है, ये पूरा आदिवासी बहुल संभाग है और खनिज संपदा से भरपूर संभाग है। जितना शोषण पूरे प्रदेश में, जितना शोषण शहडोल जिले का हुआ है, चाहे वो रिलायंस के द्वारा रहा हो, चाहे वो कालरी उसके द्वारा रहा हो, चाहे अन्य कोई हो रहा हो, जितना शोषण इस जिले का हो सकता है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे ऐसे अधिकारी आते हैं जो लूट के जा रहे हैं। उनका काम केवल ये है कि यहाँ पे आओ, पैसा भरो, कुछ ऊपर भेजो और अपना काम करके निकल जाओ। उनको कोई मतलब नहीं है कौन मर रहा है, कौन जिंदा है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या गलत है, क्या सही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आंख में पट्टी बंधी है। ये घटना हो गई, वहां पर 7 नौजवान बच्चों की मृत्यु हुई, इसके कारण ये मामला सामने आ गया। अब क्या है, ये आज से नहीं चल रही है। ये जो कालरी बंद होती हैं, इनसे कोयला निकालने का, कबाड़ निकालने का काम ये आज का नहीं है, क्योंकि ये घटना हो गई इसलिए आज सामने आ गई। इसके पहले भी ये लगातार चलता है कि पिछले साल ही ये डीजीपी को एक कबाड़ी ऐसे, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अब उसमें क्या है कि ये जो चीजें हैं ये सुनियोजित तरीके से चलती हैं। चाहे वो कबाड़ का काम निकालने का काम रहा हो, चाहे वो कोयला निकालने का काम रहा हो, इसमें शासन प्रशासन और कालरी प्रबंधन बराबर के जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने आंख में पट्टी बांध के रखी हुई है, इनकी निगरानी में, इनकी जानकारी में सारी चीजें हो रही। अब उसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक कबाड़ी, जैसे आपने कहा, ये कबाड़ी की जो ऑडियो वायरल हुआ था, बिल्कुल पुलिस के बड़े अधिकारी का जो ऑडियो वायरल हुआ था, सबसे बड़े अधिकारी, एक कबाड़ी की इतनी बड़ी हिम्मत इस तरह की बात एक इतने बड़े पुलिस अधिकारी से कर ले। यहाँ तो हवलदार से, आम आदमी जो होता है वो एक हवलदार से बात करने में डरता है, जी हजूर करके बात करता है, सर करके बात करता है। वो तो एकदम जैसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो उनके गुलाम हो। तो अब ऐसी स्थिति क्यों है? ऐसी स्थिति इसलिए निर्मित है, उसके ऊपर, उस कबाड़ी के ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ होगा निश्चित तौर पे। जब इतने बड़े पुलिस अधिकारी के साथ उस तरह की बात कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी है। और वो शक्तिशाली कैसे है? उसके ऊपर बहुत नेताओं का हाथ होगा, बड़े बड़े नेताओं का हाथ होगा, बड़े अधिकारियों का हाथ होगा, उनसे बड़े अधिकारियों का हाथ होगा। इसको दिखाने के लिए जबलपुर में खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन वो कार्रवाई का असर शहडोल में नहीं दिखा। ये जितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जो है तो सुनियोजित तरीके से हो रही हैं। इस समय पे जो सरकार यहाँ पे संचालित, में किसी सरकार की बुराई नहीं करता, हर सरकार की कमियां रही हैं, हर सरकारों में गड़बड़ियां रहती हैं, लेकिन इस समय पे जो व्यवस्था, जिस तरह की सरकार चल रही है, वो तो अवैध कार्यों के लिए बनी हुई है। किसी भी क्षेत्र में आप, पूरे हर क्षेत्र में सरकार फेल है, चाहे वो सूदखोरी का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अतिक्रमण का मामला हो, चाहे अन्य किसी चीज का मामला हो, सारे मामलों में ये सरकार फेल है, क्योंकि आंख में पट्टी बांधे। इनका उद्देश्य केवल ये नहीं, इनका उद्देश्य केवल ये है, आज यहाँ पे अफसरशाही आप देख लीजिए, मंत्री की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। उसका मतलब क्या है?
अब एक मंत्री अगर अपने किसी का ट्रांसफर कर देता है, उसको एक कलेक्टर जो है तो उसको रिलीव नहीं कर रहा उस कर्मचारी को, तो इसमें किसकी गलती है? तो कौन मजबूत है इसमें? तो पूरी अफसरशाही है, उसका ऊपर से हाथ चल रहा है भाई कि मंत्री का है तो मुख्यमंत्री हमारे साथ में खड़े हैं। तो ये पूरी व्यवस्था एक सुनियोजित व्यवस्था है। अब सवाल ये उठता है कि आपने क्या किया? आपने इतनी बड़ी घटना हो गई, 7 लोगों की मृत्यु हुई है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र में घटना हुई है। ये आदिवासी क्षेत्र में घटना हुई है, यहाँ ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, ना कोई देखने वाला है। यही तो आदिवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, चाहे सत्ता पार्टी का नेता हो संदीप भाई और चाहे विपक्षी पार्टी के नेता हो, दोनों के मुंह ऐसे सिले हुए हैं, ऐसा लगता है आदिवासी यहाँ पे तो ये है। अब यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ का कोई माई बात नहीं है, यहाँ तो केवल शोषण है। आप जितना से ज्यादा आप शोषण कर सको, जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपना माल भर सको, जितना अवैध कोई देखने वाला बोगी अवैध कोयला खनन हो रहा, कौन जा रही, कहाँ जा रहा, कोई देखने वाला नहीं है। सारे तरफ चारों तरफ से पूरा एकदम भ्रष्टाचार है, चरम पर है, अधिकारी की आंख में पट्टी बंद है। अब आप ये कहते हैं भैया, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब वो गोफ खुली हुई थी उसका एक नियम है भाई, आपने उसको बंद किया, मुहाने को बंद किया, तो उसका पूरा पालन होना चाहिए जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। अब क्या गाइडलाइन में तो बड़ा संदीप भाई आपको रोकूंगा मैं 1 मिनट। गाइडलाइन में तो बड़ा क्लियर कट है कि जैसे कॉलोनी बंद होगी वैसे ही सैंड फिलिंग करके उसको फिलअप किया जाएगा, ताकि वहां पर कोई भी जीव जंतु भी न जा सके और पर्यावरण का जो कोऑर्डिनेशन वो प्रॉपर बना रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें प्रशासन की गलती यही गलती है कि मान लीजिए मेरे को कोई जिम्मेदारी दी गई है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम में लापरवाह हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो भाई? आप क्या निगरानी कर रहे हो? आपका इतना बड़ा अमला क्या कर रहा है? क्या किसी टीआई या किसी पुलिस या किसी प्रशासन के आदमी या किसी खनिज अधिकारी की नजर नहीं पड़ी कि यहाँ पे इस तरह के जो है तो खुला छोड़ दिया उन्होंने और सही गाइडलाइन के आधार पर इसको बंद नहीं किया गया है, जो उसके दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं हुआ है? क्यों पहले कार्रवाई नहीं हुई कालरी प्रबंधन के खिलाफ में? आज आप कार्रवाई कर रहे हो और ये छोटा सा मामला 3 प्रबंधन के खिलाफ आपने 304A का मामला बना दिया है। ये क्या मामला है भैया? ये जो जमानती मामला है, 2 साल की सजा है, इसमें क्या है? ये इसमें तो आपराधिक मानव हत्या का मामला बनना चाहिए, सीधी हत्या का मामला है ये। क्या देख रहे हो आप भाई? क्या कहना चाहते हो आप? क्योंकि मैं तो फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ना नेता कोई बोलने वाला है, चाहे उस सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का नेता हो, शांत लोग बैठे हुए हैं। आदिवासी वर्ग बहुल क्षेत्र है, बेचारे लोगों को रोजी रोटी अपना खाना पेट भरना है, उनके पास 50 समस्याएं हैं। जो जिम्मेदारी मैं इस टोकूंगा, मैं ये मान के चलूं कि मान लीजिए यहाँ तो ACCL का जिला प्रशासन के साथ एक अनुबंध है और अनुबंध में एक व्यक्ति दोषी पाया गया कि ये बुढ़ार ACCL ग्रुप दोषी है, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। माइनिंग अधिकारी तो राजा हरिश्चंद्र हैं, उनसे मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों पक्षकार हैं इस माइंस के लिए, इसमें कोई घटना घटती तो एक नई बात मेरे जानकारी में ये आई है कि शहडोल में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज काम कर रही है उसका खनिज विभाग से तो कोई अनुबंध ही नहीं हुआ है। तो दुर्भाग्य से जैसे यहाँ 7 आदमी मर गए, कई आदमी मर गए, अगर ऐसी रिलायंस के मामले में कोई बड़ी दुर्घटना होती, ब्लास्ट होता है, तो जैसे साउथ में हुए हैं ब्लास्ट गैस के मामले में, तो ये प्रशासन या पुलिस किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी जब अनुबंध ही नहीं है? तो और कैसे चल रही है ये? सबसे बड़ी बात यह है, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग इतने ताकतवर लोग हैं कि भाई उनके लिए कलेक्टर SP कोई मायने नहीं रखते, वो इतने शक्तिशाली लोग हैं। और कौन देखेगा, कौन कार्रवाई करेगा? जिला में तो कलेक्टर ही कार्रवाई करेगा, लेकिन जब उनके ऊपर के लोग दबाव डालते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? वो खुद ही बोलते हैं कि भैया इनको ठेका दे दो, इनको ये काम दे दो, उनको ये काम दे दो, आपको उधर देखना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, तो क्या करेंगे? ये इनके हाथ बंधे हुए तो गुलाम है, ये गुलामी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। सवाल इस चीज का नहीं है, सवाल इस चीज का कि आप कहाँ लेके जाना चाहते हो इस जिले को। आप हमारे सामने एक उदाहरण है जोशी मठ का, आप शहडोल को भी आपको कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, पूरी चीजें मिलेंगी। आपने स्रोत बंद कर दिए, तालाबों का स्रोत बंद कर दिया, जंगल खत्म कर दिया, फंस जाते हैं। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप। आपने जंगल खत्म कर दिया, आपने जो प्राकृतिक चीजें हैं, आप सारी चीजों को आप खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। आपको केवल पैसा दिख रहा है और कंक्रीट और इसकी रोड आप खड़ी कर रहे हो, महल खड़ा कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि अगला जोशीमठ यही होगा, शहडोल ही जोशीमठ बनेगा, पूरा घुस जाएगा अंदर, उसी कालरी के अंदर।
उसी मुहाने पे। क्योंकि कोल आप ब्लॉक्स पूरी बिक तो तरह रहे से हैं अवैध, जोर शोर से। आप पूरी तरह से आप जो है आंख पट्टी बंधी हुई है। यहाँ के जो जननेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, इनको अपनी पड़ी है। इनको चुनाव के टाइम पे याद आता है, अब विकास यात्रा निकल रही है। काहे की विकास यात्रा, किस चीज की विकास यात्रा? आप एक तरफ तो पेशा एक्ट लागू करा रहे हो बड़े धूमधाम से राष्ट्रपति जी को बुला के, मैं वही दूसरी उसी पे तरफ आ रहा मैं उसी पे आ रहा हूँ आदिवासियों की जमीनों भाई। पे, पूरे आदिवासियों की ये जमीनों भी पे महल खड़े हो गए हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। वही तो मैं कह ये रहा हूँ, सब मैं तो उसी पे आ रहा विरोधाभास हूँ कि है। शहडोल वो जगह है जहां संभवतः आजादी के बाद संभवतः पहली बार कोई भारत के महामहिम राष्ट्रपति लालपुर में आकर के पेशा एक्ट के तहत कार्यवाही करने का, ग्राम सभा संचालित करने का घोषणा करती हैं। सीएम वगैरह सब रहते हैं उसमें, राज्यपाल भी रहते हैं। अभी 26 जनवरी निकल गई, 4 दिन की ग्राम सभा चली। मेरे को एक भी किसी भी ग्राम सभा में आदिवासियों की शोषण की दास्तान देखने को नहीं मिली। किसी भी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी नहीं आई कि कहीं कुछ हो रहा है, जबकि ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया है कि 5 आदिवासी, 4 आदिवासी तो काली के खदान से निकल गए, लाशें आ गई हैं। कौन जिम्मेदार है भाई इसके लिए? तो ये एक विभीषिका है हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र की। लगातार खदानें बढ़ती चली जा रही हैं, उनकी कोई सुरक्षा के पहलू नहीं है। माफियाओं का यहाँ पे विकसित हो गया है। और आज हम इसी पे डिबेट ये करना चाहे कि क्या जो लाशें निकली हैं या उसको निकाल करके बाहर कर दिया गया है धनपुरी बंद खदान से, वो समस्या थी या समाधान था? आज की डिबेट में हमारे तीनों साथी और पर्यावरण विशेषज्ञ, उसमें विधिक विशेषज्ञ और जन नेता भी शामिल रहे। उनका लगभग लब्बो-लुआब यही है कि ये तो न समस्या है और न ये समाधान है। ये जो है कड़वा सच है जो लगातार होता रहेगा, मुझको लगता है ये है। और इसमें जरूर हम सबको, शहडोल जिले के लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अभी 55 दिन 54 दिन विकास यात्रा चलेगी, कथाएं आएंगी, नेता फीता काटेंगे और जो काम नेताओं को करना चाहिए वो प्रशासन कर रहा है। तो बेहतर होता कि इन समस्याओं को भी सामने समझा जाता। पब्लिक के समझने के लिए आज हम यही चीज लाए हैं। आगे भी नए डिबेट के जरिए नई समस्याओं पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव नमस्कार। ओके।